Hello everyone, I am Nikita Gupta and we have started our unit first chapter एंटी एजेंट्स, जिसमें हमने अभी तक ये समझा कि कैंसर क्या होता है, कैंसर कैसे कोज होता है और टाइप्स ऑफ कैंसर। देन हमने उन एजेंट्स को पढ़ा जो कि यूज़ किए जाते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए और उनको बोलते हैं एंटी न्योप्लास्टिक एजेंट्स। देन हमने एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स का क्लासिफिकेशन देखा और इस क्लासिफिकेशन की फर्स्ट क्लास दैट इज़ एल्कलाइलेटिंग एजेंट्स को स्टडी किया, जिसके अंदर 4 सब क्लासेस थी दैट आर फर्स्ट वन इज़ नाइट्रोजन मस्टर्ड, सेकेंड वन इज़ एल्काइल सल्फोनेट्स, थर्ड वन इज़ एक्रीडीन्स एंड नाइट्रोसो यूरिया. Now we are going to start our second class of anti-neoplastic agents that are anti-metabolites. Means कि वो agents जो कि metabolites के against work करेंगे, either metabolites को replace करेंगे और metabolites के इनहिबिट करेंगे। तो इस तरीके से ये अपना फंक्शन शो करते हैं और मेटाबोलाइट्स को इनहिबिट कर देते हैं, मेटाबोलाइट्स को नहीं बनने देते हैं, उनको फंक्शन नहीं परफॉर्म करने देते हैं। तो जब मेटाबोलाइट्स नहीं बनेंगे तो सेल की ग्रोथ नहीं हो पाएगी और फर्दर सेल डिवीज़न नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, नियोप्लाज्म को ट्रीट आउट करते हैं, कैंसर को ट्रीट आउट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट व्हाट इज़ नियो एंटी metabolites. So antimetabolites is a substance that replace or inhibit a specific metabolite that is intermediate or end product of the metabolism of a cell, thus interferes with the normal cellular metabolic function. Means कि एंटी मेटाबोलाइट वो सब्सटेंस होते हैं जो स्पेसिफिक मेटाबोलाइट को आइदर रिप्लेस कर देते हैं और इनहिबिट कर देते हैं। अब ये जो मेटाबोलाइट है वो कोई मेटाबॉलिज्म का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो सकता है या एंड प्रोडक्ट हो सकता है जो कि सेल के अंदर चल रही है। मीन्स कि सेल में मेटाबॉलिज्म प्रोसेस चल रही है। इस मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स हैं जिसमें वेरियस इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट और एंड प्रोडक्ट बनते हैं। अब इन जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं इनको फॉर्मेशन को या तो रिप्लेस कर दिया जाए या इनहिबिट कर दिया जाए तो क्या होगा, एंटी मेटाबॉलिक एक्शन शो होगा। और ये जो मेटाबोलाइट हैं ये क्या करते हैं, नॉर्मल सेलुलर फंक्शन में अपना रोल प्ले करते हैं। तो जब इनको इनहिबिट कर दिया गया, जब इनको रिप्लेस कर दिया गया तो सेलुलर मेटाबॉलिक फंक्शन जो है वो इंटरफेयर हो जाता है। तो इस तरीके से एंटी मेटाबोलाइट अपना फंक्शन शो करते हैं। इन अदर वर्ड्स एंटी मेटाबोलाइट्स प्रिवेंट्स द बायोसिंथेसिस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ नॉर्मल सेलुलर मेटाबोलाइट्स। मीन्स कि एंटी मेटाबोलाइट क्या करते हैं, जो नॉर्मल सेलुलर मेटाबोलाइट हैं उनकी बायोसिंथेसिस को और उनके यूटिलाइजेशन को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। एन एंटी मेटाबोलाइट इज़ सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू मेटाबोलाइट। ये जो एंटी मेटाबोलाइट होते हैं इनकी स्ट्रक्चर जो होती है वो मेटाबोलाइट के जैसी ही होती है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिवली उन्हें बाइंड होने से रोकते हैं, कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करते हैं। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि एंटी मेटाबोलाइट जो हैं वो ऐसे एजेंट्स होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि मेटाबोलाइट के जैसे ही स्ट्रक्चर रखते हैं और जो मेटाबोलाइट्स हैं उनको ये रिप्लेस करते हैं या उनको इनहिबिट कर देते हैं। इस तरीके से ये जो सेलुलर फंक्शन है, सेलुलर मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं, उनको ये इंटरफेयर करते हैं और इस तरीके से ये कैंसर को ट्रीट आउट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं इनकी क्लासेस। इसमें फर्दर सब क्लासेस हैं 3। उनमें से फर्स्ट क्लास है हमारी फॉलिक एसिड एनालॉगस। मीन्स कि वो एजेंट जो कि फॉलिक एसिड के एनालॉग्स हैं, जो उनकी स्ट्रक्चर फॉलिक एसिड जैसी होती हैं। सो क्या है फॉलिक एसिड एनालॉग्स? सो फॉलिक एसिड गेट रिड्यूस इनटू टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड that is THF by the enzyme डाईहाइड्रोफोलिएट रिडक्टेज। मीन्स कि आपके पास क्या है, फॉलिक एसिड है, फॉलिक एसिड फर्दर कन्वर्ट होगा THF में, दैट इज़ टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड। और फॉलिक एसिड से टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड बनने के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज़ डाईहाइड्रोफोलिएट रिडक्टेज। नाउ
दिस THF का क्या रूल है? सो THF इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन्स, थायमिडीन्स एंड सम अदर अमीनो एसिड्स। मीन्स कि ये THF क्या करेगा? प्यूरिन, पिरिमिडीन और जो अदर अमीनो एसिड्स हैं उनको सिंथेसाइज करेगा। अब हमने क्या दिए? फॉलिक एसिड एनालॉग्स। तो ये जो फॉलिक एसिड एनालॉग्स हैं that competitively inhibit the enzyme dihydrofolate reductase and prevent the synthesis of THF। ये जो फॉलिक एसिड एनालॉग्स होते हैं ये डाईहाइड्रोफोलिएट रिडक्टेज एंजाइम के साथ कॉम्पीट करते हैं और कॉम्पीट करके उसे इनहिबिट करते हैं। अब जब ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो एंजाइम क्या कर रहा था? फॉलिक एसिड से THF बना रहा था, तो THF का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो जब THF का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, उसकी सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, तो फर्दर प्यूरिन, थायमिडीन और जो अदर अमीनो एसिड्स हैं उनकी सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। और ये जो अमीनो एसिड्स हैं, ये जो प्यूरिन, पिरिमिडीन है, ये असेंशियल है सेल के कंपोनेंट्स के लिए, DNA के लिए, RNA के लिए ये क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब ये नहीं फॉर्म हो पाएंगे तो बेसिकली सेल्यूलर फंक्शंस जो हैं वो डिस्टर्ब होंगे और इस तरीके से एंटी कैंसर एक्टिविटी शो होगी। तो यहाँ एक रिएक्शन से हम इसे देखेंगे कि हमारे पास फॉलिक एसिड है, इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है और द एंजाइम डाईहाइड्रोरिडक्टेज के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होगा टेट्राहाइड्रो फॉलिक एसिड में। अब टेट्राहाइड्रो मीन्स कि 2 बार इसमें डिहाइड्रेशन हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड्स हैं और ये फर्दर जो है कॉन्जुगेशन जो है इसका इनहिबिट हो जाता है, डबल बॉन्ड इसके 2 ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये एंजाइम फंक्शन करता है और एक अदर कंपाउंड रिडक्टेज रिड्यूस फॉर्म बनाता है। नेक्स्ट आते हैं इसके ड्रग्स। तो इसके ड्रग्स में फर्स्ट ड्रग आती है फॉलिक एसिड एनालॉग्स में मिथोट्रिक्सेट। मिथोट्रिक्सेट की अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसकी स्ट्रक्चर और फॉलिक एसिड की स्ट्रक्चर में आपको 2 ही डिफरेंस नजर आएंगे। फर्स्ट तो 4th पोजीशन पे यहाँ जो अमीनो है दैट इज, एंड 10th पोजीशन पे जो ये मिथाइल है ये। तो 2 डिफरेंस हैं और इस तरीके से इसका जो नाम है वो आईपिक नेम इसका इसी तरीके से बना है दैट 4 अमीनो 10 मिथाइल एंड रिमेनिंग इज फॉलिक एसिड। तो बचा हुआ फॉलिक एसिड और इस तरीके से मिथोट्रिक्सेट की स्ट्रक्चर बनी होती है। नाउ नेक्स्ट आती है मिथोट्रिक्सेट की सिंथेसिस, कि कैसे ये सिंथेसाइज कर सकते हैं हम लेबोरेटरी में। तो इसके लिए जो compounds needed होते हैं that are para-aminated pyridine. So this is the structure of para-aminate pyridine and when it is reacted with 2,3-dibromopropane aldehyde, this is the propane aldehyde और इसके सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे ब्रोमो है तो इसका नाम हुआ 2,3-dibromopropane aldehyde। जब ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा जिसमें क्या हुआ है? फर्स्ट स्ट्रक्चर सेकंड स्ट्रक्चर के साथ कॉम्बैट किया और एक न्यू इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना। अब ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है जब फर्दर अनदर सब्स्टिट्यूएंट के साथ, अनदर कंपोनेंट के साथ रिएक्ट करता है तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है? मिथोट्रिक्सेट बनता है। सो इट इज़ बेसिकली 2 स्टेप रिएक्शन। फर्स्टली पैरामिनेटेड पिरिमिडीन और 2,3-डाइब्रोमोप्रोपेन एल्डिहाइड के बीच में रिएक्शन होगी। जो इंटरमीडिएट होगा वो फर्दर अनदर कंपोनेंट के साथ, अनदर कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा और फाइनली मिथोट्रिक्सेट की सिंथेसिस होगी। सो दिस इज द सिंथेसिस ऑफ मिथोट्रिक्सेट। नेक्स्ट आती है मिथोट्रिक्सेट की प्रॉपर्टीज़। सो इट इज़ येलो टू ऑरेंज ब्राउन क्रिस्टलाइन हाइग्रोस्कोपिक पाउडर विच इज़ प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर but soluble in dilute solutions of mineral acid, alkyl hydroxides and carbonates। मीन्स कि ये जो मिथोट्रिक्सेट है इसका कलर कैसा होता है? येलो टू ऑरेंज ब्राउन। नेचर कैसा है इसका? क्रिस्टलाइन, हाइग्रोस्कोपिक है यानी कि वाटर से अब्जॉर्ब कर लेता है एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को और सॉलिड पाउडर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब ये जो पाउडर है ये वाटर के अंदर प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होता है
लेकिन जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है मिनरल एसिड्स के, लाइक HCl हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, उसमें ये सॉल्युबल होता है। सेकंड, जो एल्कलाइली हाइड्रोक्साइड्स होते हैं जैसे NaOH हो गया, तो उनके अंदर ये सॉल्युबलाइज होगा, और कार्बोनेट्स के अंदर जैसे कि सोडियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, उनके अंदर ये सॉल्युबलाइज होता है। तो इस तरीके से इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नेक्स्ट आता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि ये किस तरीके से एक्ट करता है। सो मिथोट्रिक्सेट इनहिबिट्स द एंजाइम डाइहाइड्रोफोलिएट रिडक्टेज, थस प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ THF। तो जैसा कि हमने बेसिक्स में देखा था कि जो इस क्लास की ड्रग्स हैं फॉलिक एसिड एनालॉग्स हैं, लाइक मिथोट्रिक्सेट हो गया, तो ये जो है डाइहाइड्रोफोलिएट रिडक्टेज जो एंजाइम है उसके साथ कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करेंगे उसे इनहिबिट कर दिया तो वो क्या कर रहा था, THF का फॉर्मेशन कर रहा था फॉलिक एसिड से। तो इस तरीके से फॉलिक एसिड से THF यानी कि टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड के फॉर्मेशन को ये इनहिबिट करता है। नेक्स्ट आता है अपने प्यूरीन एनालॉग्स। फर्स्ट हमने कंप्लीट किया फॉलिक एसिड एनालॉग्स, सेकंड है इसके अंदर प्यूरीन एनालॉग्स, मींस कि वो कंपाउंड्स जो कि प्यूरीन के एनालॉग्स हैं, यानी कि इनकी स्ट्रक्चर प्यूरीन जैसी होंगी। सो व्हाट इज प्यूरीन एनालॉग्स? Purine structure containing analogues are mercaptopurine, thioguanine, and azathioprine. The structures of these analogues are similar to hypoxanthine and guanine. मीन्स कि इसके अंदर जो ड्रग्स आती हैं वो है मर्केप्टोप्यूरिन, थायोग्वानिन एंड एजाथायोप्रीन, और ये जो कंपाउंड्स होते हैं इनकी स्ट्रक्चर हाइपोजेंथीन और ग्वानिन के साथ सिमिलर होती हैं। ये है हाइपोजेंथीन की स्ट्रक्चर एंड दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्वानिन। और जो इसके अंदर प्यूरिन के एनालॉग्स हैं लाइक मर्केप्टोप्यूरिन, तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है, दिस इज़ द डिफरेंस, SH ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे। थायोग्वानिन में डबल बॉन्ड S प्रेजेंट है, और एजाथायोप्रीन की स्ट्रक्चर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है इसमें। तो दीज आर द स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट है इसके अंदर सिंथेसिस कि कैसे। नॉर्मली क्या होता है, जो 6 मर्केप्टोप्यूरिन होता है वो HGPRT दैट मीन्स हाइपोजेंथीन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है 6 मर्केप्टोप्यूरिन मोनोफॉस्फेट में। मीन्स कि ये आपका मर्केप्टोप्यूरिन है और इसके ही सिमिलर स्ट्रक्चर यहाँ आपको देखने को मिल रही है। सिर्फ डिफरेंस कहाँ आया कि इस एंजाइम की प्रेजेंस में यहाँ पे एक शुगर मॉइटी अटैच हुई जिसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से ये एंजाइम जो है वो कन्वर्जन करता है। एट द सेम क्या हो रहा होता है, द फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट जो है वो ग्वानिन अमीनो फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम के प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है 5,5 फास्फोराइबोसाइल अमीन के अंदर, एंड विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्यूरिन बायोसिंथेसिस। तो इस तरीके से क्या होती है, प्यूरिन की बायोसिंथेसिस हो रही होती है। अब बेसिकली हमारा जो प्यूरिन एनालॉग्स होंगे वो क्या करेंगे, इस एंजाइम के साथ कॉम्पिटिटिवली इसको इनहिबिट कर देंगे, और इस तरीके से प्यूरिन की जो बायोसिंथेसिस है वो नहीं हो पाएंगी और एंटी कैंसर एक्टिविटी शो होगी। तो इसके अंदर जो हमारी ड्रग आती है दैट इज़ मर्केप्टोप्यूरिन। मर्केप्टोप्यूरिन की स्ट्रक्चर जैसा कि अभी हम लास्ट देख के आए हैं कि इसके अंदर जो प्यूरिन की स्ट्रक्चर है हम बेसिक उसको लेंगे, और उस प्यूरिन के स्ट्रक्चर में 3 और 7 पोजीशन पे डिहाइड्रेशन करके रिडक्टेज करके 3,7 डाइहाइड्रोप्यूरिन एंड 6 पोजीशन पे थाया ऑन यहाँ पे लगा होगा। तो इस तरीके से क्या बनता है, प्यूरिन थायोल बोल सकते हैं आप इसे, या 3,7 डाइहाइड्रोप्यूरिन 6 थायोल बोल सकते हैं। सो दिस इज द आइपिक नेम ऑफ मर्केप्टोप्यूरिन एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मर्केप्टोप्यूरिन। नेक्स्ट आती है इसकी सिंथेसिस। तो इसको कैसे बनाया जाता है, सबसे पहले जो इसमें स्टार्टिंग मटेरियल होता है दैट इज़ 4 अमीनो 6 क्लोरो 5 नाइट्रो पायरिमिडीन, एंड देन इन द प्रेजेंस ऑफ KSH यानी कि पोटेशियम थायोल।
तो पोटेशियम थायोल के प्रेजेंस में जब 4 अमीनो 6 क्लोरो 5 नाइट्रो पायरिमिडीन पर रिएक्शन होगी तो रिजल्टेंट क्या होगा, ये क्लोरीन रिप्लेस हो जाएगा SH के साथ एंड देन HCOOH यानी कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके प्रेजेंस में कन्वर्जन होगा और यहाँ पे जो ये NH2 ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा NaCHO में और फर्दर जब NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो आपका रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनेगा मरकैप्टोप्यूरिन। सो इट इज़ ए 3 स्टेप रिएक्शन जो स्टार्ट होगी 4 अमीनो 6 क्लोरो 5 नाइट्रोपायरिमिडीन से, जिसपे फर्स्टली KSH रिएक्शन करेगा, देन COOH रिएक्शन करेगा एंड देन NaOH रिएक्शन करेगा। तो इन तीनों की रिएक्शन के बाद रिजल्टेंट प्रोडक्ट आपका बनेगा मरकैप्टोप्यूरिन। नेक्स्ट आते हैं मरकैप्टोप्यूरिन की प्रॉपर्टीज़। सो मरकैप्टोप्यूरिन जो है इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर विच इज़ प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन सॉल्यूशंस ऑफ अल्कलाइली हाइड्रोक्साइड्स। मीन्स कि इसका जो कलर होता है वो येलो होता है, क्रिस्टलाइन नेचर होता है इसका, सॉलिड पाउडर की फॉर्म में ये मिलता है। ये जो पाउडर है वो वाटर के अंदर प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होता है, लेकिन जो अल्कलाइली हाइड्रोक्साइड्स हैं जैसे KOH NaOH इनके अंदर ये सॉल्युबलाइज हो जाता है इन अ फॉर्म ऑफ सोल्यूशन। नेक्स्ट आता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो मरकैप्टोप्यूरिन इज अ मेटाबोलाइज्ड इनटू 6 MPMP that is 6 mercaptopurine thioinositate by HGPRT which is hypoxanthine guanine pyrophosphate transferase. This 6-thioinositate inhibits the conversion of iosinic acid to adenylic acid and xanthic acid and thereby prevent the purine biosynthesis. मीन्स कि तो बेसिकली क्या होता है कि मरकैप्टोप्यूरिन जो है वो उसका मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिज्म होके वो कन्वर्ट हो जाएगा 6-थायोइनोसिनेट में इन द प्रेजेंस ऑफ HGPRT। अब ये जो 6-थायोइनोसिनेट बना ये जो है इनोसिनिक एसिड से एडिनाइलिक एसिड एंड फर्दर जेंथाइलिक एसिड के फॉर्मेशन को इनिबिट करता है। और जब एडिनाइलिक एसिड नहीं बनेगा और जेंथाइलिक एसिड नहीं बनेगा तो बेसिकली क्या नहीं होगा, प्यूरिन की बायोसिंथेसिस नहीं होगी, प्यूरिन की बायोसिंथेसिस प्रिवेंट हो जाएगी। तो हमने क्या देखा कि मरकैप्टोप्यूरिन कन्वर्ट हुआ 6-थायोसिनेट में और 6-थायोसिनेट ने फर्दर प्यूरिन की बायोसिंथेसिस को प्रिवेंट किया और इस तरीके से क्या हुआ, एंटी कैंसर एक्टिविटी शो हुई। तो इस तरीके से मरकैप्टोप्यूरिन का यूज़ किस में किया जाएगा, मरकैप्टोप्यूरिन इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया यूजुअली विथ अदर एजेंट्स। मीन्स कि मरकैप्टोप्यूरिन जो है वो अकेला नहीं यूज़ किया जाएगा, इसके साथ और भी एजेंट्स यूज़ किए जाएंगे और इसका यूज़ किया जाएगा ल्यूकेमिया के ट्रीटमेंट में विच इज़ अ टाइप ऑफ कैंसर और नॉन एज ब्लड कैंसर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मरकैप्टोप्यूरिन। नेक्स्ट हमारी तीसरी क्लास आती है इसके अंदर पायरिमिडीन एनालॉग्स। फर्स्ट हमने एंटी मेटाबोलाइट्स में कंप्लीट किया folic acid analogs, then purine analogs, and now this is third pyrimidine analogs. So what is pyrimidine analogs? Pyrimidine analogs are the compounds that inhibit the enzyme thymidylate synthase. That enzyme is responsible for the conversion of 2-deoxyuridylic acid to thymidyllic acid for the DNA synthesis. In other words, pyrimidine derivatives block the action of thymidylate synthase and inhibits the synthesis of DNA. मीन्स कि जो पायरिमिडीन के एनालॉग्स होते हैं ये वो कंपाउंड होते हैं जो कि एक एंजाइम स्पेसिफिक है दैट इज़ थाइमिडाइलेट सिंथेज, उसको इनहिबिट कर देते हैं। और ये जो एंजाइम है ये क्या करता है, ये 2-deoxyuridylic एसिड से थाइमिडाइलिक एसिड जो है उसमें कन्वर्ट करता है और ये थाइमिडाइलिक एसिड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, डीएनए के सिंथेसिस के लिए। अब क्योंकि ये एंजाइम इनहिबिट हो गया तो थाइमिडाइलिक एसिड की सिंथेसिस नहीं होगी एंड फर्दर डीएनए की सिंथेसिस नहीं होगी और इस तरीके से जब डीएनए नहीं बना तो सेल की एक्टिविटी जो है वो इनहिबिट हो जाएगी और एंटी कैंसर एक्टिविटी शो होगी।
इन अदर वर्ड्स ये बोल सकते हैं कि जो पायरिमिडीन है या पायरिमिडीन के डेरिवेटिव्स हैं, ये क्या करते हैं, थाइमिडाइलेट सिंथेज को इनहिबिट करेंगे, उसके एक्शन को ब्लॉक करेंगे और इस तरीके से डीएनए के सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगे। सो नेक्स्ट इसके अंदर अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें ड्रग्स आती हैं, फ्लूरोयूरेसिल, फ्लॉक्सयूरिडीन एंड साइटाराबिन। So these are the structures of pyrimidine analogs drugs and their structures, जिसमें आप देखेंगे कि इनकी पायरिमिडीन के लाइक उनके सिमिलर इसकी स्ट्रक्चर्स होती हैं। नेक्स्ट आएगा इसके ड्रग में पहला फ्लूरोयूरेसिल, मीन्स की जो यूरेसिल है वैसी स्ट्रक्चर और इसमें 5th पोजीशन पे फ्लोरो ग्रुप। तो इसका आयुपिक नेम क्या है, 5 फ्लोरो यूरेसिल और 5 फ्लोरो पायरिमिडीन 2H इन ब्रैकेट 1H एंड 3H डाई ऑन। मीन्स की या तो आप 5 फ्लोरो यूरेसिल बोल लीजिए या फिर अगर पायरिमिडीन के फॉर्म में कहेंगे तो 5th पोजीशन पे फ्लोरो, 2H मीन्स की 2nd पोजीशन पे रिडक्शन, 1 एंड 3H और डाई ऑन। मीन्स कि यहाँ पे और यहाँ पे 1 और 3 पोजीशन पे क्या है, डाई ऑन प्रेजेंट है। तो इस तरीके से इसका आईपिक नेम और स्ट्रक्चर है। इसकी प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो इट इज़ वाइट और ऑलमोस्ट वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर एंड स्टोर्ड इन हाईली क्लोज लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर। इसका कलर होता है वाइट टू ऑलमोस्ट वाइट। नेचर इसका होता है क्रिस्टलाइन, पाउडर की फॉर्म में सॉलिड प्रेजेंट होता है। ये जो पाउडर है ये वाटर के अंदर तो स्प्रिंगली सॉल्युबल होगा और इसे हाईली क्लोज लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर में स्टोर करके रखेंगे क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में ये डिग्रेड हो जाता है। देन सेकंड आती है हमारी इसके अंदर ड्रग फ्लॉक्सयूरिडीन। फ्लॉक्सयूरिडीन की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें 5th पोजीशन पे फ्लोरो, 1 पोजीशन पे 2R 4S 5R 4 हाइड्रोक्सी 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल ऑक्सोलोन 2 आइल 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रो पिरिमिडीन 2 4 डाई ऑन। मीन्स कि यहाँ पे एक शुगर मॉइटी अटैच है आपके पायरिमिडीन स्ट्रक्चर से। तो फर्स्ट पोजीशन पे आपकी क्या है, 3 इसमें क्रेल कार्बन है जिनका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन 2R 4S एंड 5R है। 4th पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है दैट इज दिस एंड 5th पोजीशन पे हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ऑक्सोलोन ये स्ट्रक्चर है। 2 पोजीशन पे आइल एंड 1 2 3 4 हाइड्रो पिरिमिडीन 2 4 डाईऑन, यहाँ पे 2 पोजीशन पे और 4 पोजीशन पे ऑन। तो इस तरीके से इसका आईयूपिक नेम और इसकी स्ट्रक्चर बनती है। इसके प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर soluble in water, ethanol and DMSO that is डाईमिथाइल सल्फोक्साइड। सो इसका कलर कैसा है, वाइट। नेचर कैसा है इसका, क्रिस्टलाइन सॉलिड पाउडर की फॉर्म में पाया जाता है। ये जो पाउडर है ये वाटर में सॉल्युबलाइज हो जाएगा, इथेनॉल में हो जाएगा और डाईमिथॉक्सी सल्फोक्साइड के अंदर भी ये सॉल्युबलाइज हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सल्फोयूरिडीन। नेक्स्ट हमारी थर्ड ड्रग आती है इसके अंदर, साइटाराबीन। तो साइटाराबीन के स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो नीचे वाली स्ट्रक्चर तो आपके फ्लॉक्सयूरिडीन जैसी ही है, ऊपर वाले स्ट्रक्चर के अंदर इसमें थोड़ा सा चेंजेस हैं। तो इसका जो नाम है वो क्या है, 1 यानी फर्स्ट पोजीशन पे बीटा एराबिनो फ्यूरेनोसाइल साइटोसिन। इनकी फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगाया आपने, बीटा एराबिनो फ्यूरेनोसाइल और ऊपर की स्ट्रक्चर जो है दैट इज साइटोसिन। तो इसको दूसरा नाम बोल सकते हैं साइटोसिन एराबिनोसाइड और एरासी एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइटाराबिन। इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इट इज़ अ वाइट और ऑलमोस्ट वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर freely soluble in water and it is poorly absorbed and after phosphorylation conversion to active form and rapidly deaminated to inactive uracil arabinoside। मीन्स कि इसका कलर कैसा है, वाइट टू ऑलमोस्ट वाइट है।
नेचर है इसका क्रिस्टलाइन, पाउडर की फॉर्म में मिलता है, वाटर में फ्रीली सॉल्युबल होता है और पुअरली अब्जॉर्ब होता है। और जब इसका फॉस्फोराइलेशन हो जाता है तो ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और इसकी जो एक्टिव फॉर्म है वो रैपिडली डीअमीनेटेड हो जाती है टू इनएक्टिव यूरासिल अराबिनोसाइड। सो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स की हम बात करें तो फार्माकोकाइनेटिक्स में आता है कि इसका अब्जॉर्प्शन कैसे होगा। अब्जॉर्प्शन इसका पुअरली होगा और फर्दर इसका फॉस्फोराइलेशन होगा, फॉस्फोराइलेशन से एक्टिव फॉर्म बनेगी और डीअमीनेशन से इनएक्टिव फॉर्म बनेगी और इस तरीके से फाइनली यूरासिल अराबिनोसाइड बनेगा और वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। So its action is not completely understood. It is believed that cytarabine acts through the inhibition of DNA polymerase. मीन्स कि वैसे तो बेसिकली इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो एग्जैक्टली पता नहीं है, पर साइटाराबिन जो है वो किस तरीके से एक्ट करता है, ये डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है उसका इनहिबिशन करता है और इस तरीके से डीएनए के पॉलीमराइजेशन को ये रोकेगा और फर्दर एंटी कैंसर एक्टिविटी शो करेगा। सो इस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। साइटाराबिन इज गिवन विथ थायोग्वानिन एंड डॉक्सरुबेसिन और डोनोरुबेसिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया, स्पेशली नॉन लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। मीन्स कि साइटाराबिन जो है उसे भी सिंगल फॉर्म में नहीं देते हैं, इसको या तो थायोग्वानिन के साथ देते हैं या डॉक्सीरुबेसिन के साथ या डोनोरुबेसिन के साथ दिया जाता है और इसको दिया जाता है ल्यूकेमिया के ट्रीटमेंट के लिए, स्पेशली ल्यूकेमिया मीन्स ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए और इसमें भी स्पेशली नॉन लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया के लिए इसको दिया जाता है। तो अगर हम आज के वीडियो लेक्चर को समअप करें तो हमने स्टार्ट किया था एंटी मेटाबोलाइट्स, जिसमें हमने देखा कि एंटी मेटाबोलाइट्स क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं, मेटाबोलाइट्स को इनहिबिट करते हैं और रिप्लेस करते हैं, जिसके अंदर हमने 3 सब क्लासेस देखी। फर्स्ट थी फॉलिक एसिड एनालॉग्स, जो कि क्या कर रहे थे, फॉलिक एसिड से THF के बनने के वाले जो एंजाइम है उसको इनहिबिट करके THF को इनहिबिट कर रहे थे और THF जो है फर्दर रिस्पॉन्सिबल है प्यूरिन और थायमिडीन की सिंथेसिस के लिए। तो इस तरीके से फर्स्ट हमारा था फॉलिक एसिड एनालॉग्स, सेकंड था हमारा प्यूरिन एनालॉग्स, जिसमें कि क्या हो रहा था, प्यूरिन की बायोसिंथेसिस को इनहिबिट किया जा रहा था और प्यूरिन जो है वो डीएनए के फॉर्मेशन के लिए असेंशियल होता है। तो इस तरीके से एंटी कैंसर एक्टिविटी शो हो रही थी। उसमें जो हमने ड्रग देखी दैट वाज मरकैप्टोप्यूरिन। देन हमने लास्ट क्लास देखी पायरिमिडीन एनालॉग्स, जिसके अंदर हमने देखा कि पायरिमिडीन के जो एनालॉग्स हैं वो पायरिमिडीन के फॉर्मेशन को और डीएनए के सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये अपना एक्शन शो कर रहे थे। इसमें हमने 3 ड्रग्स को डिस्कस किया, दैट वाज फ्लोरोयूरेसिल, फ्लॉक्सयूरिडीन एंड साइटाराबिन। सो यहाँ हमारा जो आज का टॉपिक था एंटी मेटाबोलाइट्स कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू रखते हुए फर्दर नेक्स्ट क्लास को स्टडी करेंगे। फॉर नाउ we have completed our 2 classes. First one is alkylating agents and second one is antimetabolites. So for now, thank you and all the best.